आज के इस सेगमेंट में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, उसका जो पार्ट ए है मैथमेटिकल फिजिक्स, इसका जो यूनिट नंबर 1 है वेक्टर अलजेब्रा, यहाँ पे ये मेंशन है टॉपिक कोऑर्डिनेट रोटेशन। ये वैसे तो पहले ही नंबर पे मेंशन है, पर अगर क्रम से पढ़ाया जाए ठीक से तो ये शुरू में पढ़ाने का जरूरत नहीं था। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये जो यूनिट है ये खत्म होने वाला है। बस एक दो गिने चुने टॉपिक बचे हुए हैं और शायद ये लास्ट टॉपिक ही होगा इस यूनिट का। तो ये जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट रोटेशन, इसके बाद एक टॉपिक और है रिफ्लेक्शन इन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन के आधार पर स्केलर वेक्टर, स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये इसका लास्ट टॉपिक होगा, एक टर्न में ये पूरा हो जाएगा। सिंपल टॉपिक है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोऑर्डिनेट रोटेशन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे ये टॉपिक है रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट रोटेशन। तो इसके लिए यहाँ पे ये पहले एक डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम को समझिए। आप लोग जानते हैं कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग 3 एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस होता है और एक ये जेड एक्सिस होता है। ठीक, ये तीनों एक्सिस जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। ये जो एक्सिस होते हैं ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे इमेजिन करिए कि ये कोई पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल P यहाँ पे इस पॉइंट पे है और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के सापेक्ष में इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x, y है। अब हम क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर देते हैं। तो रोटेट करने पे इस पार्टिकल का नया कोऑर्डिनेट क्या होगा उसी को हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे 3 एक्सिस हैं, तो रोटेट करने के भी 3 केसेस बनते हैं। पहला कि एक्स एक्सिस को फिक्स रखिए और वाई और जेड एक्सिस को रोटेट कर दीजिए किसी पर्टिकुलर एंगल पे। दूसरा केस कि वाई एक्सिस को फिक्स रखिए, एक्स और जेड एक्सिस को रोटेट कर दीजिए। ठीक है, आप कभी भी इसको पकड़ के घुमाएंगे तो एक एक्सिस के परितः ही बाकी दोनों घूमेंगे, तो एक एक्सिस फिक्स होगा, बाकी दोनों रोटेट कर जाएगा। अब जैसे ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, ये वाला, इस जेड एक्सिस को फिक्स रखिए तो एक्स और वाई एक्सिस को घुमाएंगे तो ये इसके परितः, जैसे पंखा का जो पंखा होता है ऊपर फिक्स होता है, उसको जेड एक्सिस मान लीजिए और जो उसके डायना जो होते हैं उसको एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई प्लेन में मान लीजिए। तो इस प्रकार से ये घूमता रहता है। तो ये जो पार्ट है ये तो फिक्स है लेकिन ये घूम रहा है, तो इसके हम लोग बोलेंगे रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। तो तीनों केस में हम लोग बारी बारी देखेंगे। हम लोग डेरिवेशन एक केस में, किसी एक केस में कर लेंगे, फिर बाकी दोनों केस में सिमिलरली उसी पैटर्न पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे जो पहले से बनाया गया है नोट सेगमेंट में। तो हम लोग मान लेते हैं कंसीडर द रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के परितः रोटेट किया जा रहा है, तो एक्स और वाई एक्सिस तो रोटेट कर जाएगा, जेड एक्सिस फिक्स रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पे ये देखिए, ये जितना पार्ट मैं इसमें बता रहा हूँ रेड से, बस उतने ही पे ध्यान दीजिएगा, बाकी वरना एक बार में पूरा डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है ओरिजिन। ठीक है, पहले शुरू में ये यही दोनों एक्सिस थे। ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक मिनट जरा मैं इसको अच्छे से बना दूं। यहाँ पे ये ओरिजिन है वो, और यहाँ से ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये यहाँ पे ये वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस फिक्स है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, पर आप दिखाना चाहेंगे तो जेड एक्सिस इधर आएगा। अब यहाँ पे एक कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई फ्रेम S में। ये जो S फ्रेम है जो है ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स और वाई वाला, जब रोटेट नहीं किया गया है। अब क्या करते हैं कि ये जो एक्स और वाई एक्सिस है इसको थीटा डिग्री से रोटेट कर देते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस को आप थीटा डिग्री से रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिक वाई भी थीटा डिग्री से रोटेट हो जाएगा, इधर वाई वाला इधर रोटेट हो जाएगा और एक्स वाला इधर। तो अब जो नया फ्रेम बनेगा, जो नया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, उसका एक्सिस ये हो गया एक्स डैश और ये y वाला जो है यहां से रोटेट कर गया, ये यहां पे हो गया y डैश, और इस फ्रेम को हम लोग नाम दे दे रहे हैं s डैश। ठीक है, इतना एक्सिस वाला पार्ट आप देख लिए। अब चूंकि अब ये नया वाला जो एक्सिस रोटेट हो गया है
एक्स डैश एंड वाई डैश, या जिसको कह लीजिए एस डैश, अब उसमें इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। क्योंकि देखिए पहले यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं जरा साफ कर लूं। अब देखिए यहाँ पे पहले जब ये पार्टिकल एक्सिस रोटेट नहीं किया था तो इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या बताता था, ये अगर मैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और ये वाई एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो ये यहाँ ओ से लेके बी तक की दूरी क्या थी, एक्स, तो ये मैंने ओ बी इक्वल टू एक्स लिख दिया। उसी प्रकार ये ओ से लेके ए तक की दूरी जो है वो क्या थी, वाई, ठीक। लेकिन अब क्या है कि कोऑर्डिनेट रोटेट, जो एक्सिस है वो रोटेट कर गया है, तो अब क्या है, ये एक्सिस आप लोग इसको देखिए एक्स डैश, तो अब आप इस पॉइंट का एक्स डैश कोऑर्डिनेट निकालेंगे और वाई डैश जो कि फ्रेम एस डैश में है, तो अब देखिए आपको यहां से ओ से लेके डी तक की दूरी क्या मिलेगी, एक्स डैश, क्योंकि अब हम इस फ्रेम में देखेंगे उस पार्टिकल का पोजीशन। और इसी प्रकार आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी पे, आपने परपेंडिकुलर यहां से डी पे ड्रॉ किया तो ओ से लेके डी तक की दूरी एक्स डैश हो गई, एक्स डैश एक्सिस पे, और ओ से लेके सी तक की दूरी हो जाएगी वाई डैश, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये एक्स डैश और वाई डैश में क्या रिलेशन होगा इसी को निकालना है। यानी कोऑर्डिनेट रोटेशन से पहले मान लीजिए कोऑर्डिनेट था 5,6, अब मान लीजिए मैंने एक्सिस को 30 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो अब जो नया कोऑर्डिनेट आएगा उस पार्टिकल का वो मान लीजिए एक्स डैश है, वाई डैश है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, जब ये एक्स और वाई और ये थीटा पता हो तब, यही आपको रिलेशन निकालना है इसमें, ठीक है। मेरे ख्याल से आप डायग्राम अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ इसका ज्योमेट्री बनाता हूं। देखिए ये इतना पार्ट ये तो समझ गए थे, ये मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अभी क्या करते हैं, ये जो पॉइंट बी है यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहां पे एफ। तो ध्यान दीजिएगा चूंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये यहां पे भी परपेंडिकुलर होगा और यहां पे भी परपेंडिकुलर होगा। हम एक समकोण त्रिभुज यहां पे बनाना चाह रहे हैं, ये ओ ई बी में एक समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार यहां पे भी एक आपको ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको एक्स डैश की वैल्यू चाहिए, तो एक्स डैश की वैल्यू कहां से कहां तक है, ओ से लेके डी तक। तो अब इसको दो भागों में बांट दीजिए, एक दूरी यहां ओ से लेके ई तक हो जाएगा और दूसरा दूरी ई से लेके डी तक हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा है कि फ्रॉम फिगर ओडी इज इक्वल टू ओ ई प्लस ई डी। अब ओ ई का मान देखिए, इसीलिए मैंने ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, क्योंकि ये इसका हो जाएगा बेस, आप उल्टा देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर, और ओ बी जो है वो इसका कर्ण है। तो अब आपको ओ से ई तक का मान निकालना है और आपको पता है ओ से बी तक की दूरी x है और ये एंगल थीटा है, तो ओ ई का मान क्या आ जाएगा, ओ ई का मान आ जाएगा x cos थीटा। यही मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि ओ बी cos थीटा यानी x cos थीटा। और अब रही बात ई से लेके डी तक की दूरी की, तो ई से लेके डी तक की दूरी के लिए आप ये एक ट्रायंगल देखिए, यहां पे ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये यहां से लेके यहां तक का आप ट्रायंगल देखिए, तो इसमें ये बेस हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये थीटा है, ये थीटा है और ये इसका कर्ण है। और आपको पता है ये कर्ण जो बी से पी तक की दूरी है वही ओ से लेके ए तक की दूरी होगी, यानी ये दूरी क्या होगी, वाई। तो अब आपको निकालना है मान इसका, ठीक है, ये क्योंकि यही दूरी तो हमें ईडी चाहिए ना, तो आप एफ से लेके पी तक की दूरी, ये थोड़ा ज्यादा आप ऐसे ही समझिए ना आराम से। ये देखिए यहाँ पे ये केवल एक ट्रायंगल देखिए, आपको ये मैंने जो पार्ट ये रेड किया इतने ही का मान निकालना है। ये लंब है, कर्ण का मान यहाँ P से लेके B तक की दूरी क्या दी गई है, ये y, और ये थीटा है, तो ये F से लेके P तक की दूरी या यूं कह लीजिए E से लेके D तक की दूरी क्या हो जाएगी, y sin थीटा हो जाएगी। और यही मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये F से लेके P तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी BP sin थीटा और BP की वैल्यू है y। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिल गया, x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, बिकॉज BP इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू y। ये मैंने आपको फिगर में ही समझा दिया है। तो ये पहला रिलेशन निकल गया x डैश का, यही हमें चाहिए था, यही रिलेशन हमें चाहिए था। अभी लेकिन ये केवल x डैश का मान आया है, अभी हमें y डैश का मान निकालना है। तो y डैश का मान क्या है, देखिए y डैश का मान ये है, ये इस फ्रेम में यहाँ O से लेके
ये दूरी जो है O से लेके C तक की दूरी जो है वो है हमारा y डैश का मान है। तो इसके लिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पे आप देखिए y डैश यानी P से लेके D तक की दूरी, ठीक है, P से लेके D तक की दूरी कह लीजिए या O से लेके C तक की दूरी, दोनों बराबर होगा और वो y डैश आएगा। तो इसके लिए क्या करिए, ये पूरा यहां से यहां तक देखिए, ये मान में से अगर मैं इतना मान ये वाला पार्ट EB घटा दूं तो आ जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए यहां से लेके ये P से D या यूं कह लीजिए F से E। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दूरी को निकालने के लिए पूरा ये F से लेके B तक के दूरी में से हम लोग E से लेके B तक की दूरी घटा देंगे तो हमें ये इतना मान आ जाएगा। समझ में आया? तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यही मैंने लिख दिया है यहां पे PD। ये देखिए P से लेके D तक की दूरी इज इक्वल टू FB माइनस EB, जो मैं डायग्राम में बताया था अभी वही है। अब यहां पे आप जानते हैं PD इज इक्वल टू क्या है, FE। तो यहां से पहले तो PD इज इक्वल टू FE और वही तो मान हमें निकालना है। PD इज इक्वल टू ये PD इज इक्वल टू FE और यही मान अगर मैं निकाल लूंगा तो यही मान यहां पे O से C यानी y डैश का मान आ जाएगा। तो इसका मान आप यहां पे लिख दीजिए, ये PD का मान क्या है, y डैश। अब FB का मान कैसे निकालेंगे, FB का मान आएगा यहां पे देखिए FB क्या है, ये आधार है इस राइट एंगल ट्रायंगल का और इसका जो कर्ण है ये है, ये जो यहां से यहां तक कर्ण है ये y। तो ये आधार क्या बन जाएगा, y cos थीटा, यानी FB का मान यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, FB का मान आ जाएगा y cos थीटा और ये मैंने यहां पे मेंशन भी कर दिया है, FB का मान y cos थीटा या BP cos थीटा। और अब मान निकालना है EB का। तो EB का मान देखिए कैसे निकलेगा, EB का मान ये यहां पे ये लंब बना रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, देखिए ये वाला, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है तो लंब निकालना है और ये OB का मान x है। तो ये मान क्या हो जाएगा, EB का मान हो जाएगा x sin थीटा। बस इसी मान को यहां पे पुट कर देंगे, हमारा y डैश का भी मान आ जाएगा। तो y डैश बराबर आ जाएगा y cos थीटा माइनस x sin थीटा। तो यहां से हम लोग इसको चाहे तो x वाला पार्ट पहले कर लीजिए, y वाला बात कोई मतलब नहीं है, ये भी हमारा इक्वेशन सही है, यही हमें निकालना था। और चूंकि z के अलोंग रोटेट किया गया है तो z के कोऑर्डिनेट में कोई अंतर नहीं आएगा, z डैश बराबर z हो जाएगा। तो यहां पे हमें क्या मिल गया, दोनों मान मैं एक जगह लिख दे रहा हूं, जो कोऑर्डिनेट रोटेशन के जो नए कोऑर्डिनेट मिले, x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y डैश इज इक्वल टू माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा और z डैश इज इक्वल टू z। तो यही रिलेशन है पुराने कोऑर्डिनेट x और y में और रोटेशन के बाद नए कोऑर्डिनेट x डैश और y डैश में। अब इसी को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स बनाना काफी आसान रहता है। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस इज, इसको बस आप बनाना सीख लीजिए। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो वापस आपको यही इक्वेशन मिलेगा, अभी मैं दिखा रहा हूं। तो देखिए पहले यहां पे जो लिखना है, ये इसका जो है ये कॉलम है x डैश y डैश z डैश बराबर जो अनदर मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स है 3/3 का ये। तो यहां पे देखिए ये पहले आप cos थीटा लिखेंगे, दूसरा sin थीटा और 0। इसको देखिए, इसको याद करने का एक तरीका है, आपका रोटेशन जो यहाँ पे आप कर रहे हैं वो जेड एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए पहला जो कॉलम है ये x का है, ये y का है, सॉरी रो, और ये किसका है, z का। इसी प्रकार यहाँ पे ये कॉलम के लिए, रो के लिए मान लीजिए पहला रो x का है, दूसरा रो y का और ये तीसरा रो z का। तो जो z के अलोंग रोटेशन हो रहा है तो z वाले में जहां पे ये इसको कट करेगा बस वहां पे 1 करिए और बाकी सब में 0 0 लिखिए z वाले में। इसी तरह सब में हम करेंगे, क्योंकि रोटेशन किसके अलोंग हो रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो जेड वाले में जहां पे ये जेड और जेड कट करेगा बस वहीं पे 1 लिखिए और बाकी जगह पे आप 0 कर दीजिए। तो ये जेड वाला बन गया। अब क्या करिए, एक लाइन से यहाँ पे cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। साइन वाले में माइनस आएगा, cos वाले में ये माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। ये डायगोनली ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये इसका मैट्रिक्स बन गया। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ये मैं आपको काम दे रहा हूं। ये आप लोग जैसे इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे आपको वापस वही तीनों इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। देखिएगा इसका जो है, इसका जो रो है इसके कॉलम से गुणा करके जोड़िए तो क्या आएगा, x cos थीटा
प्लस वाई साइन थीटा, और ये 0 के साथ ये गुणा हो जाएगा, तो एक्स डैश बराबर क्या आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसी प्रकार दूसरा निकालने के लिए वाई डैश बराबर, तो ये माइनस साइन थीटा जाएगा एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा, और ये कॉस थीटा वाई के साथ प्लस वाई कॉस थीटा, और यहाँ पे ये 0 जेड के साथ। तीसरा इक्वेशन जेड डैश बनाने के लिए देखिए ये यहाँ पे सॉरी ये 0 का गुणा एक्स के साथ 0, 0 का गुणा वाई के साथ 0, प्लस में सब रहता है, और 1 का गुणा जेड के साथ, तो जेड डैश बराबर जेड आ जाएगा। समझ में आया। फिर इसके बाद आप लोग यहां पे सिमिलरली करके बाकी सब बना दीजिए। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, तो सेम वही आप लोग ट्रिक अपनाइए। एक्स एक्सिस यानी ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का, इसी प्रकार ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का। जहां पे ये कट करेगा लाइन वहां पे रहेगा 1। अब जो बचा उसमें एक लाइन से कॉस साइन माइनस साइन कॉस डायगोनली इस समय इस तरह से ये रहेगा, साइन वाले के साथ एक ये माइनस रहेगा यहाँ पे दूसरा वाला। बस ये हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली आप वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना दीजिए। तो वाई वाला ठीक है, ये देखिए ये एक्स वाई जेड और ये एक्स वाई जेड। अब वाई वाला ये लाइन और ये लाइन, जहां कट किया वहां 1, बाकी 0 0 0 0। अब बचा जो जगह वहां पे पहले कॉस थीटा, फिर साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। ये मैट्रिक्स बन गया, और ये है रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस का। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कभी कभी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछ देता है, मतलब रोटेशन के बाद वाला कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश देगा, पूछेगा रोटेशन करने से पहले। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री किसी एक्सिस को रोटेशन करने पे नया कोऑर्डिनेट हो जाता है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो पूछेगा रोटेशन करने से पहले जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड रहा होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैट्रिक्स बनाइएगा। इसमें कुछ करना नहीं होता है, ये यहां भी इधर करिए एक्स वाई जेड, क्योंकि इसका मान निकालना है, इधर करिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और यहां पे ध्यान दीजिए आपको ये पहले ये जो है थोड़ा सा ये क्रम चेंज कर देना होगा। जैसे यहां पे देखिए ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा लिखते थे, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पे पहले आप क्या करेंगे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, डायगोनली अभी भी रहेगा, कॉस कॉस साइन साइन डायगोनली ही रहेंगे। इसी प्रकार आप रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस का कर दीजिए। ये लाइन तो समझ में आ गया है, कॉस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये 1 वाई वाला 0 0, फिर यहाँ कॉस माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। तो आई होप ये आपको यहाँ पे ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप लोग मैट्रिक्स बना लेंगे। तो ऐसा है, इसको पूरा समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी सेगमेंट में, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और ये पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में हो जाए। तो यहाँ पे ये कोई एक वेक्टर ए है जिसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। अब इसका हमें कंपोनेंट निकालना है यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दिया जाए। अब इसमें भी 3 पार्ट है। पहला कि कोऑर्डिनेट ये एक वेक्टर है, समझ में आया ना, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स वाई जेड, यहाँ पे ये मान लीजिए कोई वेक्टर है ए वेक्टर। अब क्या किया गया है, ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब क्या है कि पहला रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस फिक्स रहेगा, ये वाई और जेड को रोटेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे काम करते हैं, थोड़ा सा मैं ये चेंज कर देता हूं। देखिए ये एक्सिस हो गया, एक्स को फिक्स रखना है तो एक्स मैं यहां कर दे रहा हूं, इसको वाई कर दे रहा हूं, इसको कर दे रहा हूं जेड। अब ये कोई वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है। अभी आपको क्या करना है, इस एक्सिस को एक्स के अलोंग रोटेट करेंगे तो ये जेड वाला रोटेट होके कितना 30 डिग्री, तो ये जेड वाला रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा जेड डैश 30 डिग्री पे। इसी प्रकार वाई वाला ये रोटेट करके यहाँ पे वाई डैश आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि ये नया वेक्टर जो है उसको कैसे डिनोट करेंगे, या यूं कहिए उसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, बाद में हम लोग वेक्टर बना लेंगे। तो देखिए ए वेक्टर है, तो ये आप लोग जानते हैं किसी भी वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। तो उस हिसाब से आप तुलना करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 10, वाई का मान आ जाएगा 5 और जेड का मान क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लोग ये पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्स के रोटेशन वाला मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे। तो एक्स वाई जेड का मान यहाँ पे पता चल गया है, ये एक्स ये वाई और जेड का मान। इधर एक्स डैश वाई डैश इस तरह से मैट्रिक्स में लिख लीजिए। अब यहाँ पे रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस वाला मैट्रिक्स बनाइए। तो एक्स वाला ये रो कॉलम कट करिए, यहाँ पे 1 बाकी जगह 0, और यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैंने लिख दिया। अब इतना तो आपको, इसके बाद तो आप आराम से कर लेंगे। ये 1 0 0 ये ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए cos 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, माइनस साइन 30 माइनस 1/2, cos 30 √3/2। यहाँ पे x y z का मान 10 5 6।
अब क्या करिए, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करिए। तो इसका गुणा, इसका रो इसके कॉलम के साथ गुणा होगा और बीच में प्लस आ जाएगा। तो 10 का गुणा 1 के साथ 10 आ जाएगा, बाकी 0 0 है तो प्लस ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0। अब दूसरा ये पकड़िए, दूसरा रो उठाइए, इस कॉलम से गुणा करिए। तो 0 का गुणा 10 के साथ 0, फिर √3/2 का गुणा 5 के साथ ये आ गया, फिर 1/2 का गुणा 6 के साथ ये आ गया प्लस के साथ। इसी प्रकार तीसरे वाले रो को आप पकड़िए और यहाँ पे इस कॉलम में गुणा करिए। 0 का गुणा 10 के साथ, -1/2 का गुणा 5 के साथ और √3/2 का गुणा 6 के साथ और प्लस लगा दीजिए बीच में। तो ये यहाँ से ये इसका भी साइन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये माइनस साइन। अब इसको बाद में जोड़ दीजिए तो ये आपके ये मैट्रिक्स फाइनल ये जोड़ने पे आ गया। अब यहाँ से आप ये मैट्रिक्स इधर वाला और ये तुलना कर लीजिए। तो x डैश का मान ये हो जाएगा, y डैश का मान ये और z डैश का मान यहाँ पे ये आ जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप नया वेक्टर बना दीजिए, a डैश बराबर x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल में पूरा आपके सामने रख दे रहा हूं। ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट किया गया है कितने पे, 60 डिग्री पे। तो अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट किया गया है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट नहीं चेंज किया है, एक्स डैश बराबर एक्स ही आया है। देखिए यहाँ पे एक्स बराबर 10 है और आपने ये जो एक्स डैश का मान यहाँ पे निकाला है वो भी कितना आया है 10। जिसके अलॉन्ग रोटेट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स बनाइए, ये मैट्रिक्स जेड एक्सिस के अलॉन्ग बनाइए और 60 डिग्री पे, तो ये मैट्रिक्स बन गया 60 डिग्री पे। सेम प्रोसेस है, तो बेवजह वीडियो लंबा करने का मतलब नहीं है। आप लोग इसका ये मैं सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका ये सोल्यूशन, ठीक है। मैट्रिक्स इस प्रकार से बना के, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसी प्रकार तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे है रोटेट करना है यहाँ पे ये 40, अच्छा ठीक है, तीसरा तो इसी में आ गया ना। ये तीसरा यहाँ पे है आपको ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करना है 45 डिग्री पे। तो इसका ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इसके ये आंसर देख लीजिए, ये इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसको इसमें भी देखिए y डैश वाला कोऑर्डिनेट नहीं बदला है, y इक्वल टू y डैश ही है, ठीक। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सिंगल टॉपिक है, इसमें और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बस आप मैट्रिक्स बनाना सीख लीजिए और यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे।